आप एक सर्जरी कराने जा रहे हो और आप डरे हुए हो तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आएगा। यूएस में इलाज बढ़िया होता है और इंडिया में यूएस से मैं काफ़ी सारी नई चीज़ सीख के आया। जब मैं आया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। मुझे उसको बात को सुन के बहुत खटकती थी। लोग ना पेन को इग्नोर करते हैं। रात में 3 बजे मुझे फ़ोन आता है, प्रथमेश वो पेशेंट को संभाल लेना, नहीं तो उसका पाँव नहीं बचेगा। जिम, इन लोगों की इंजरी आजकल बढ़ी है सर। जिम ट्रेनर तो हमारे पूरक है। उदयपुर मिस करते हो सर आप? बहुत ज़्यादा। और ये हमारे लिए नाइटमेयर सर्जरीज होती हैं। खमागनी राजस्थान, मैं हूं आरजे सूरी, आपके साथ आरजे सूरी पॉडकास्ट टूर अहमदाबाद लेकर। जी हां, सालों से हम राजस्थान वाले अहमदाबाद पहुंचते हैं अपने मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर। कई बार हम बीमारी के एंड तक पहुंच जाते हैं, बीच में ना बड़ा गैप रह जाता है, हम लोग सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सही इंसान से नहीं मिल पाते हैं, सही डॉक्टर्स तक अप्रोच नहीं बन पाती है। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस ब्रिज को और स्ट्रांग बनाया जाए, राजस्थान गुजरात के कनेक्शन को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। मैं पहुंच रहा हूं उन डॉक्टर्स, उन टॉप डॉक्टर्स के पास में जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, गुजरात और राजस्थान दोनों को सेवाएं दे रहे हैं और पूरे देश को इनफैक्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह है आरजे सूरी का अहमदाबाद टूर पॉडकास्ट। सो आज एक खास मुलाकात हो रही है। देश का एक बहुत बड़ा नाम ऑर्थोस्कोपी सर्जरी में और स्पोर्ट्स इंजरी में, डॉक्टर प्रथमेश जैन। थैंक यू आरजे। बहुत खुशी हुई आपके इस पॉडकास्ट में आके, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ। यस सर। और घर वालों से बातें कर रहा हूँ, तो इट्स अ रियली प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सर। पहले तो सर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। इसलिए बिकॉज हम उदयपुर में बैठे बैठे प्राउड इसलिए भी करते हैं कि यार प्रथमेश जैन साहब जो हैं वो हमारे उदयपुर से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल अकेडमी से पढ़े हुए हैं और आज देश का वो नाम है जो स्पोर्ट्स इंजरी में बड़ा नाम बनकर उभरा है। आप नए नए इनोवेशन पे काम कर रहे हैं तो बड़ा फक्र होता है सर। थैंक यू। सर मिस करते हैं उदयपुर की गलियां? बहुत ज़्यादा मतलब आज भी आप वहाँ से हुई। हाँ, आज भी आप बोलोगे तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उदयपुर का नाम सुन के। और पूरा बचपन, पूरी एजुकेशन 12th तक की पूरी स्कूल एजुकेशन भी उदयपुर में हुई थी जी। और बहुत ही अच्छा टाइम, आई टेक ए बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ जो है वो मैंने उदयपुर में गुजारा है। बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे फ्रेंड सर्कल रहा है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों से और वहाँ की जो एक कल्चर है उससे हम जुड़े रहते हैं, तो रियली फील वेरी प्राउड ऑल्सो। और एक जो गैप हो गया इतने समय से जो हम नहीं जा पाते हैं, उसके कारण से थोड़ी एक कमी भी लगती है, बट इट्स मिक्स फीलिंग्स, पर डेफिनेटली मिस उदयपुर अ लॉट। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट एक ब्रिज का काम भी करेगा, अपने लोगों से मिलने का और मिलाने का। और डॉक्टर प्रथमेश जैन को एज अ राजस्थानी और राजस्थान के होने के नाते और ज़्यादा करीब से जानने में भी हेल्प मिलेगी। जरूर। सर मैं आपको शुक्रिया अदा भी इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आज मैं बैठा हूँ, बढ़िया मस्ती से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो उसमें आपका बड़ा रोल है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी खुद की जो इंजरी हुई थी मेनिस्कस में, वो बड़ी मतलब खाली मैंने सुना ही था अपने दोस्तों की, बड़ी टफ सर्जरी है और अगर सही से नहीं हो पाई तो फिर बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आरजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेनिस्कस की जो इंजरी होती है ना, उसका जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था वो मेनिस्कस को ट्रिम करने का ट्रीटमेंट था। तो मेनिस्कस का जो पोर्शन खराब हो जाता था उसको डॉक्टर्स लोग ट्रिम करके निकाल देते थे। परंतु अब जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है, और मैं खास तौर पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और जिस पे हम इनोवेशंस भी कर रहे हैं, वो मेनिस्कस प्रिजर्वेशन पे। तो पहले ये माना जाता है कि घुटने की गद्दी जो है वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें खून का बहाव नहीं होता है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। परंतु अब जो हम नई टेक्निक्स कर रहे हैं, नए इनोवेशंस कर रहे हैं, उसके आधार पे हम कई सारे जो मेनिस्कस पहले निकाल दिए जाते थे उनको हम बचा पाते हैं, रिपेयर कर पाते हैं, जैसा कि आपके केस में किया। तो अगर फटी हुई है घुटने की गद्दी बेसिकली घुटने का कुशन होता है जो आपके घुटने को घिसारे से बचाता है और घुटने को लंबी आयु देता है। अब अगर ये घुटने की गद्दी खराब हुई तो घुटने की आयु कम हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी घुटना रिप्लेसमेंट कराने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो गद्दी को बचाना बहुत जरूरी है। गद्दी को अगर हमने ढंग से रिपेयर किया तो हम रिप्लेसमेंट सर्जरी को डिले कर सकते हैं, घुटने की आयुष, घुटने की लाइफ को हम काफी बढ़ा सकते हैं। तो जैसा आपके साथ था, हमने जो फटी हुई गद्दी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े थे, उसको हमने मल्टीपल एंकर्स डाल के मल्टीपल टाके लेके रिपेयर किया, और जब वो हमने किया तो उससे हम पेशेंट को न सिर्फ पेन में रिलीफ देते हैं बल्कि उसके सिम्टम्स और घुटने की लाइफ, वो सब चीज़ों में हम उसको इम्प्रूवमेंट दे पाते हैं। और इम्प्रूवमेंट साफ है सर, आपके सामने इस खूबसूरत गद्दी पर बैठा है इंसान अपनी गद्दी पर जाकर। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा जर्नी फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ, जर्नी आपकी सर। उदयपुर से स्कूलिंग आपकी हुई, उसके बाद में आप एम्स में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद में यूएस में फेलोशिप करने का मौका भी आपको मिला। सर आपको कब लगा
ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि कब लगा कि मुझे ऑर्थोपेडिक में ही जाना है और इस फील्ड में काम करना है? देखो, एक जब हम MBBS कर रहे थे तो ऑर्थोपेडिक एक इवॉल्विंग साइंस थी। उस समय पे ऑर्थोपेडिक बहुत हाई लेवल पे नहीं आती थी, पर एक इवॉल्विंग साइंस थी जी। और हमारे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने हमको ऐसा बोला कि बेटा अगर तुझे कुछ नया करना है तो किसी ऐसे फील्ड में कर जहाँ इनोवेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट सबसे ज़्यादा है। राइट। और जब मैंने उसको स्टडी किया तो आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरीज और ऑर्थोपेडिक्स, ये 3 ऐसी ब्रांचेस थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा नई चीज़ें, नए इनोवेशंस और नई साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स उभर के आ रहे थे। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं आगे अपना कैरियर बढ़ाऊंगा आफ्टर MBBS तो मैं ऑर्थोपेडिक्स लूँगा और स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इंजरी और ऑर्थोपेडिक्स में काम करूँगा। राइट। आपको याद होगा उस समय पे हम काफ़ी क्रिकेट देखा करते थे। जी। और पता पड़ा इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हुई है और वो साउथ अफ्रीका जाके ट्रीटमेंट करा रहा है, कोई यूरोप जाके ट्रीटमेंट करा है, कोई अमेरिका। तो हमें एक तरह से शर्म भी आती थी कि भाई इंडिया में ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल क्यों नहीं है, और ऐसा क्या है जो वहाँ पे है और हम यहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं करा सकते हैं जी। तो वो भी एक मन में था, तो वो सारी चीज़ें मन में थी जी। और वो एक जुनून था उस टाइम पे, और टचवुड भगवान की कृपा से हम उसको पूरा करने में कामयाब हो पाए। एंड एक बहुत बड़ा स्कोप एरिया भी है एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए। यस। सो आज की डेट में अगर आप बात करें ऑर्थोपेडिक सब स्पेशलिटीज़ की जी। तो ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो सबसे हाई रेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग ऑर्थोपेडिक्स ले रहे हैं, ऑर्थोपेडिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से कम 50 से 60 लोग आज की डेट में इंटरेस्टेड होंगे कि मैं अपना कैरियर ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में आगे बढ़ाऊँ। तो सबसे फास्ट डेवलपिंग स्पेशलिटी एंड सबसे रिसेंट एडवांसमेंट के साथ जो स्पेशलिटी आ रही है वो ऑर्थोस्कोपी है। और वैसे भी सर मतलब फिट इंडिया बढ़ रहा है, गेम्स बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, और इंजरीज भी उतनी हो ही रही है। हम कॉमनवेल्थ को यहाँ ला चुके हैं। एक्चुअली अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ आ रहा है, वन ऑफ द हम उसकी में एक कमेटी में है, और ऐसा भी सुना जा रहा है कि ओलंपिक भी शायद यहाँ पे आ सकता है। Wonderful. So 2030 Commonwealth is sure shot here in Ahmedabad, and we are trying for 2036 का ओलंपिक्स। वंडरफुल सर, वंडरफुल। और ये भी कमाल के इंसाइट मिली मुझे आज इस पॉडकास्ट के जरिए। सर अभी भी ऐसा है, बहुत जगह पर है, यूएस में इलाज बढ़िया होता है और इंडिया में क्या गैप था जो ये मतलब... सो डेफिनेटली जब मैं यहाँ से देखो, मैं 2006 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स से कंप्लीट हुआ। सो हमारे जो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हेड ऑफ यूनिट मेरे डॉक्टर कोतवाल, मैं उनका स्टूडेंट था, मेरे काफ़ी अजीज़ थे जी। तो सर ने कहा बेटा तू ये फील्ड में काम करो, ये शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी जो है उस समय एम्स में इवॉल्विंग स्टेज में थी। तो सर ने कहा कि ये अगर तू इस पर काम कर सकता है तो डेफिनेटली इसका काफ़ी स्कोप है। तो फिर डेफिनेटली मैंने काफ़ी सारी फेलोशिप्स में अप्लाई किया, और लकीली डॉक्टर कीथ नॉर्ड जो एक शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के और स्पोर्ट्स इंजरी के एक बहुत बड़े फिगर हैं, ही इज़ इन टेनेसी US, तो वहाँ पे मुझे फेलोशिप मिली। मैंने 1 ईयर वो फेलोशिप करी और दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। सो एंड कई सारी ऐसी नई चीज़ें थी, कई सारी ऐसी नई सर्जिकल टेक्निक्स थी जो हमने वहाँ पे सीखी, और टचवुड वो सारी की सारी टेक्निक्स मैं अपने प्रैक्टिस में आज यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। वो जो सारी सर्जरीज वहाँ सर से मैंने सीखी, डॉक्टर नॉर्ड से सीखी, वो सारी की सारी सर्जरीज मैं अपने यहाँ पर एक्चुअल पेशेंट्स के ऊपर आई कुड यूज देम एंड आई कुड इम्प्रोवाइज देम, मतलब इन इंडियन टर्म्स, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडियन पेशेंट्स, इंडियन डिमांड्स और इंडियन साइक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पेशेंट हु इज़ लिविंग इन US। सो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ क्या है कि जो मैंने देखा वहाँ पे US में सर्जरी का फियर नहीं है। डॉक्टर नॉर्ड के पास पेशेंट आता है, डॉक्टर नॉर्ड सर्जरी बोलते, पेशेंट दाखिल हो जाता, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब यहाँ पे हमारे आप किसी भी पेशेंट को पूछ लो, किसी भी आम जनता को पूछ लो, आपसे भी उस दिन बात हुई थी ऑपरेशन से पहले तो आप ऑपरेशन से पहले बहुत डरे हुए थे। हमारे यहाँ एक सर्जिकल फियर एक बहुत बड़ा है, सर्जरी नाम सुनते थोड़ा सर्जरी का डर है। नहीं डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं करानी, आप तो 2 गोली आप ही तो ठीक थे, जैसे सर्जरी तो नहीं करानी, तो वो एक बहुत बड़ा फियर है। और राजस्थान की साइड में ज्यादा है सर्जरी के नाम से लोग डर जाते हैं, तो सुई से भी डर लगता है। Exactly. तो वो एक बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक था जी, और वो तोड़ने में हमें बहुत समय लगा, बहुत उसमें हमें मुश्किलें हुई। पर आज की डेट में डेफिनेटली कंडीशंस आर मच बेटर। पेशेंट्स के बीच में आर्थ्रोस्कोपी की सर्जिकल जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है जी। लोग इस जो फील्ड की सर्जरीज को समझने लगे हैं, उसको करवाने लगे हैं। और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि हमारे फील्ड में
एक पेशेंट से अच्छा ब्रांड एम्बेसडर आपका कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, जैसे आप आज बैठे हो जी, आप मेरे लिए बोल रहे हो तो मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। Exactly. सो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर जो मेरा है वो मेरे पेशेंट्स हैं। हमने हमारी क्लिनिक में एक बोर्ड लगा हुआ है, जी, आवर पेशेंट्स आर आवर सेलिब्रिटीज। मेरा हर ऑपरेटेड पेशेंट मेरे लिए एक सेलिब्रिटी है। जी, आई लव टेकिंग फोटो विद एनी ऑफ माई पेशेंट हु आई एम ऑपरेटेड। तो एनी ऑल ऑफ माई पेशेंट्स आर माई सेलिब्रिटीज। और मेरे पेशेंट्स का ही वो है, जब पेशेंट जाके बात करते हैं उनको रिजल्ट मिलता है तो वो और दूसरे 4 पेशेंट्स को भेजते हैं, और दैट इज़ द ओनली वे जिससे जो सर्जिकल फियर है वो कम हो पाया है। अच्छा, आपके साथ जो फील मुझे हुआ, मुझे लगता है औरों को होता होगा, आप पेशेंट को बड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं। सबसे मिलता है कि मतलब इतना डाउन टू अर्थ, तो ये लर्निंग का पार्ट था या ये ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि अब आप एक सर्जरी कराने जा रहे हो और आप डरे हुए हो तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को सर्जरी के डर को मिटाना, उसको कंफर्टेबल करना, और एक प्री हैप करके हमारे फील्ड में चीज़ होती है। प्री हैप का मतलब ये है कि मैं सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी तो कराऊंगा ही करूँगा, जी जी जी, सर्जरी के पहले भी थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करा देने का, राइट। तो वो प्री हैप करा दूंगा, पेशेंट्स को कंफर्टेबल कर दूंगा। पेशेंट शुड फील द सर्जरी एज अ पार्ट ऑफ जर्नी, राइट, नॉट एंड ऑफ दिस जर्नी। सो इट शुड बी अ पाथ एंड शुड बी अ स्मूथ ट्रांजिशन। सर्जरी के पहले की तैयारी, सर्जरी के बाद का रिकवरी, सर्जरी के बाद की फिजियोथेरेपी, उसके बाद स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन, तो वो एक पूरी जर्नी रहती है। तो पेशेंट को उसको एक जर्नी की तरह लेना पड़ता है। तो जो मंजिल है वो तो खूबसूरत होनी चाहिए, पर जो रास्ता है वो भी खूबसूरत होना, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, ये जो इनोवेशंस आप कर रहे हैं, जैसे अभी आगे जब इंटरव्यू बढ़ेगा तो मैं उन चीज़ों पर आऊँगा, तो ये इनोवेशन के आइडियाज़ कैसा है? मतलब आप अपने आप को वहाँ तक भी रख सकते थे कि क्योंकि वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, इतनी सर्जरीज वैसी प्लान होती है, ओटी और आउट ऑफ बॉक्स चलती रहती है सारी। तो बहुत ही एक सुंदर स्टोरी है इसकी। सो मैं जब अमेरिका गया, यूएस गया, और यूएस से मैं काफ़ी सारी नई चीज़ सीख के आया, और मैं आ गया एंड आई वाज बोल्ड कि मैं यहाँ पे ये सर्जरी करूँगा, मैं ये सीख के आ गया हूँ। जब मैं आया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि मैं वहाँ से चीज़ सीख के तो आ गया जी, पर यहाँ पे इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं है। हम आ गए हैं, हाँ, उस समय दूसरी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2008-2009 की। उस समय पे मैं सीखा हुआ हूँ, मुझे प्रोसीजर करना आता है, बट वी डोंट हैव इक्विपमेंट अवेलेबल पैन इंडिया में कहीं पर भी वो पर्टिकुलर चीज़ के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे। जो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मुझे हिप आर्थ्रोस्कोपी की ट्रेनिंग में वहाँ से लेके आया। हिप आर्थ्रोस्कोपी एक बहुत ही स्पेसिफिक सर्जरी है जी, और मैंने यहाँ पे 3 या 4 कंपनीज उस टाइम पे थी जो स्पोर्ट्स के और इसके इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, तो मुझे कहीं से भी वो मिला ही नहीं, सामान ही नहीं मिला। जी जी जी। अब मैं सर्जरी करना जानता हूँ जी, अब आप किसी को युद्ध में भेज रहे हो, आपके हाथ में तलवार नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो वो एक बड़ा स्ट्रगल था। तो लकीली हमें कुछ यहाँ पे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिले जी, और मैं स्पेसिफिकली गुजरात गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का, मोदी जी का खास इसमें एक वो करता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने गुजरात में, अहमदाबाद में स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है जी। तो देर आर मेनी कंपनीज, स्पेसिफिकली इम्प्लांट कंपनीज हैं जो यहाँ पे बेस्ड हैं, इनफैक्ट राजकोट में है, अहमदाबाद में, इस पूरे बेल्ट में है जी, जो इम्प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, इम्प्लांट डेवलपमेंट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। right. तो मैं उन लोगों के टच में आया, उन लोगों के साथ मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो ये जो पहले सारे इंस्ट्रूमेंट बनते थे, ये जो है वो यूजुअली बाहर से बनते थे और इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे। अब इंपोर्ट किया जाएगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा और अवेलेबिलिटी भी मुश्किल होगी। तो ये अवेलेबिलिटी हमने यहाँ पे बनवाया उनसे, तो उनसे बनवाना शुरू किया तो उससे 2 फायदे हुए। पहला कि हमको जो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, जैसे मुझे हिप आर्थ्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट वहाँ से नहीं मिल पाया जी जी, तो मैंने इन हाउस मैन्युफैक्चर करा लिया। तो इन्होंने मुझे बना के दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद और उन्होंने कुछ इम्प्लांट और कुछ वही बनाने शुरू किए, और हमने जैसे जैसे उस पर इम्प्रोवाइजेशन पे काम किया, तो हम वही इम्प्लांट, वही क्वालिटी और बहुत कम कॉस्ट में इंडिया में अवेलेबल करा पाए। तो अब आप देखोगे कि वही, अब आज की डेट में मैं बात करूँ तो जो इंडियन इम्प्लांट्स हैं जी, वो ऑलमोस्ट एट पार आ गए हैं इंपोर्टेड इम्प्लांट्स जी। फिर उसके बाद कई सारे इम्प्लांट्स में हमको स्ट्रगल था, क्योंकि जो इंपोर्टेड इम्प्लांट्स थे वो इंडियन पेशेंट्स के लिए हमेशा 100% सूटेड नहीं होते थे। जैसे मैं आपको बात करूं तो कोई भी अगर स्पेसिफिक इम्प्लांट्स है तो उनकी साइज बड़ी होती है, क्योंकि जो यूएस का और यूरोपियन बिल्ट है वो बड़ा है, अपने पेशेंट छोटे हैं। कई तो हमारी अम्मा 4.5 फीट की, बहुत सारे पेशेंट्स हमको मिल जाते हैं, 4.5 फीट का पेशेंट है, 5 फीट का पेशेंट। तो हमें अपने हिसाब से इम्प्लांट डिज़ाइन कराना पड़ता है, और वो हम करा पाए।
यस। और फिर उसके बाद कई सारी नई डेवलपमेंट्स आई फील्ड में, कई सारी नई टेक्निक्स डेवलप हुई, और फिर हमने अपने आप से स्पेसिफिकली नी प्रिजर्वेशन और मेनिस्कस रिपेयर के लिए कई सारी न्यू टेक्निक्स, अपनी नई टेक्निक्स डिज़ाइन की और नई टेक्निक्स इवॉल्व की, जिसको हम इनोवेशंस कहते हैं, और वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेटेंट के लिए फाइल की। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विद द ऑडियंस कि वी हैव बीन अप्रूव्ड फॉर 3 पेटेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दीज आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय अस अंडर आवर कंपनी. सो दैट इज अ बिग प्राउड थिंग फॉर अस एंड फॉर द होल टीम. जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग टीम है उसमें मेरा रोल कम है, और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कलीग्स हैं, मैं आइडिया देता हूँ और वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं, उस पर डेवलपमेंट करते हैं, तो वो उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है. बट देन वी कुड एज अ टीम डू अ बिग जस्टिस टू अवर कल्चर, टू अवर सोसाइटी, कि हम इंडिया स्पेसिफिक इम्प्लांट बना पाए. सर अब तो जो ये जो इंजरीज होने लगी है, पहले स्पोर्ट्स में मेजर पार्ट होता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ वाले जो आदमी है जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, उनकी भी इंजरीज होती है. एक्चुअल में ज़्यादा कॉमन होती हैं. सो स्पोर्ट्स इंजरी का मैं आपको कहूँगा कि अनटोन्ड बॉडी पे ज़्यादा होती है. यस. अगर मैं अच्छा वार्म अप कर रहा हूँ, अगर मैं सर्जरी के मतलब प्रोसीजर के पहले हमारा एथलीट का गेम है, हमारा एक मैच रखा हुआ है, और मेरी बॉडी टोन्ड अप है, गियर्ड अप है, मैं वार्म अप कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली क्रिकेट खेलता हूँ, और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं है. हमें प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है वीकेंड वॉरियर में. सो हमें क्या मिलता है आजकल के IT प्रोफेशनल हैं, 4 दिन 5 दिन काम कर रहे हैं और बरसों से काम कर रहे हैं. किसी दोस्त ने बॉक्स क्रिकेट का मैच रख दिया, हाँ सर, और पहुंच गए क्रिकेट खेलने, और सीधे छक्का ही मारना है पहली बॉल पे. छक्के से कम बात उसी दिन सचिन तेंदुलकर बनना है, नो वार्म अप नथिंग. और फिर ये लोग बहुत ज्यादा इंजरी लेके आते हैं. तो वीकेंड वॉरियर्स जो हैं वो हमें ज्यादा इंजरी में मिलते हैं. वीकेंड वॉरियर्स, हाँ, ये तो मतलब हमारे लिए नाइस टर्म. वीकेंड वॉरियर इज वेरी कॉमन. और दूसरा मैं आपको यहाँ पे गुजरात के संदर्भ में बताऊंगा तो हमें सबसे ज्यादा कॉमन मिल रही हैं गरबा खेलती हुई लेडीज जी. यहाँ पे आपको, और वो भी साल में एक बार, वो पूरे साल तो कुछ नहीं करेंगी, और उसके बाद वो एक दिन गरबा के लिए बड़ी एक्टिव हो जाएंगी, और बहुत फुल इंटेंसिटी से रोटेशनल डांस करेंगी. तो वो रोटेशनल मूवमेंट जो होता है वो घुटने के लिए बड़ा नुकसानदायक है. तो जब आप गोल घूम के डांस करते हो, वहाँ पे ट्विस्टिंग इंजरी घुटने पे होने का चांस बहुत बड़ा होता है, और हमें गरबा के सीजन के बाद हमारा सीजन आ जाता है. ऐसा हो जाता है. तो वो बहुत ज़्यादा उस समय पे हमको स्पोर्ट्स इंजरीज और मेनिस्कस इंजरीज मिल रही है. मेजर कैसी इंजरीज मतलब ज़्यादा आती है सर हमारे पास देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो घुटने की इंजरीज हैं उसमें 2 इंजरीज हैं. घुटने की गद्दी जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, और घुटने का लिगामेंट जिसको ACL, PCL, MCL और LCL बोलते हैं. सो लिगामेंट की इंजरी बहुत कॉमन है. ACL इंजरी है, मैं कहूँगा कि घुटने की सबसे कॉमन इंजरी है. सब मिला के आप फ्रैक्चर मान लो, कोई भी मान लो, तो घुटने का लिगामेंट जिसको ACL लिगामेंट बोलते हैं वो सबसे कॉमन इंजरी है, और काफ़ी कॉमनली रप्चर होता है. और आपको जानकर वो असर होगा कि लड़कियों में ज़्यादा होता है. अच्छा, लड़कियों में? हाँ, जो लड़कियों की बॉडी है, फीमेल बॉडी है, वहाँ पे इंजरी का चांस और भी ज़्यादा है. तो हमको ये गलतफहमी रहती है कई बार कि नहीं, ये तो बॉयज़ की इंजरी, बॉयज़ खेलते हैं, बॉयज़ को होती है. पर सपोज अगर कोई गर्ल खेल रही है और उसको इंजरी हुई, जैसे मैं आपको गरबा का एग्जांपल दे रहा था, तो उनको लड़कियों को होने की चांसेस और ज़्यादा है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल स्पेसिफिकली. उसके हार्मोनल कॉज हैं, बॉडी के कॉज हैं, बिल्ड के कॉज हैं, वो सब कॉजेज हैं, पर लड़कियों में और ज़्यादा कॉमनली देखा. सर लोग ना पेन को इग्नोर करते हैं, हो जाएगा, बिल्कुल, फिर जाऊंगा तो कोई सर्जरी बता देंगे, कोई रिप्लेसमेंट बता देंगे. उन लोगों से आप क्या कहेंगे सर? देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो जो टेम्पररी पेन है उसकी जरिए मत सोचिए. और वैसे भी आजकल जो हमारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं, जो रिसेंट टेक्निक्स आ गए हैं, उसमें हमारी जो मैक्सिमम सर्जरीज हैं वो ऑलमोस्ट पेनलेस हो गई हैं. तो अब वो सर्जरी में वो पुराने ज़माने ऐसा पेन नहीं रहता है. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, पेनलेस ऑलमोस्ट प्रोसीजर हो जाता है. और जैसे हमने शुरू में बात की, हम चाहते हैं कि हम इस पूरी जर्नी को, इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी कंफर्टेबल बना सकें, खूबसूरत बनाएं. तो वो एक हमारा एक कोशिश रहती है. तो अब वो चीज़ उतनी नहीं रही है, पेन भी सर्जिकल कम हो गया है. और यूजुअली ऑफ हमारे पेशेंट्स जो होते हैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इंजरीज के, ACL इंजरी के और मेनिस्कस इंजरी के, उनको एक स्मूथ रिकवरी जो है नॉर्मली मिलती है, एंड दे आर यूजुअली वेरी गुड. सर नी लिगामेंट टीयर और नॉर्मल स्प्रेन में बेसिक फर्क क्या है? देखो, अगर आपका घुटना चलते चलते लॉक हो रहा है जी, या चलते चलते आपको गिरने का भय लगता है, आपको हल्की सी लंगड़ाहट अगर लग रही है जी, आप सीढ़ी उतर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बैलेंस छूट जाएगा, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो इस बात के द्योतक हैं कि आपको घुटने के लिगामेंट या गद्दी में इंजरी है. राइट. अगर आपको स्प्रेन है तो आपको पेन होगा,
चलने में हल्की तकलीफ होगी, ठीक बात है। पर आपको लचक नहीं आएगी। तो अगर घुटने में लचक आ रही है, घुटना अटक रहा है, घुटना लॉक हो रहा है, सीढ़ी उतरने में आपका बैलेंस छूट जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको, आप दौड़ भाग नहीं पा रहे हो, आप कट्स नहीं ले पा रहे हो, तो वो चीज़ें इस बात की द्योतक है कि आपको लिगामेंट की इंजरी है। और सर ये शोल्डर इंजरीज भी बढ़ गई है सर आजकल? हाँ, शोल्डर इंजरी तो आप देखो, वैसे मैं बताऊं आपको कि सब मैंने क्रिकेट की बात करें तो हमें काफ़ी कॉमनली क्रिकेट इंजरीज मिलती है इंडिया में। आज आई विल से कि बहुत कॉमन जो स्पोर्ट्स इंजरी मिलती है वो क्रिकेट इंजरीज है। वही अगेन वही कॉमन कॉज है कि बच्चे बहुत वार्म अप नहीं करते हैं, एकदम से फास्ट बॉलिंग का ट्राई करते हैं, तो क्रिकेट इंजरीज बहुत कॉमन है, तो वो हमको मिलती हैं। कंधा बार बार उतर जाता है, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका कंधा डिसलोकेट हो जाता है, कंधा उतर जाता है, वो एक कॉमन इंजरीज है जो हमको मिलती हैं। और कंधे की जो स्नायु जिसको रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं, वो टेंडन टेयर हो जाता है, मतलब वो टेंडन फट जाता है, उसके कारण से आपको सूडो पैरालिसिस हो जाता है। सूडो पैरालिसिस का मतलब क्या है कि मैं हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। नाम तौर पर क्या होता है कि पैरालिसिस होता है जो दिमाग में होता है, जिसके कारण से आपको लकवा मार जाता है और हाथ ऊपर नहीं बढ़ रहा है। परंतु यहाँ पे आपका दिमाग ठीक है, आपका स्पाइन ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक है, पर कंधे के अंदर की स्नायु जिसको रोटेटर कफ बोलते हैं वो फट गई है, तो जिसके कारण से आपका कंधा ऐसा हो जाएगा और आप कंधा ऊपर नहीं कर पाओगे। तो ये जो इंजरी होती है इसको हमारी भाषा में रोटेटर कफ टेयर बोलते हैं। ये बहुत कॉमन इंजरी है, ये ऑलमोस्ट 40, 50, 60 साल की फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है, मेल्स में मिल सकता है, पर 40 से 60 वर्ष की उम्र में ये रोटेटर कफ इंजरी जो है वो कंधे की एक बहुत ही आम इंजरी है जो हम देखते हैं। राइट सर। और हमारे यहाँ तो क्या है कि कंधा ऊपर नीचे नहीं होता, लोग लोड भी नहीं लेते हैं। अपने राजस्थान में तो मैंने कईयों को देख, और फिर वो चले जाते हैं देसी ट्रीटमेंट में, बिल्कुल, और उनकी इंजरीज जो है वो कई कुछ की कुछ हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो हमारे पास इनफैक्ट उदयपुर की मैं बात करूँ तो उदयपुर के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का हमने बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि बस सर्जिकल फेयर है, सही टाइम पे सही प्रोसीजर नहीं कराया, तो उदयपुर एक ऐसी जगह जहाँ से सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का हम शोल्डर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो अब जब ये वाली प्रॉब्लम से इनको आप सही टाइम पे दूरबीन की सर्जरी से टैकल नहीं करोगे, इसको छोड़ दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी आगे जाके, और जब बढ़ेगी तो कंधे में घिसारा होगा, और जब वो घिसारा होगा तो हमें कंधे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने नी रिप्लेसमेंट सुना है, वैसे ही शोल्डर का रिप्लेसमेंट। तो अब वो टिपिकली उदयपुर से हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं जिनका हमको शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। तो और इस शोल्डर रिप्लेसमेंट को हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो काफ़ी पेशेंट्स हैं, हम महीने के आज की डेट में करीबन 8 से 10 केस रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया है। तो वी वेस्टर्न इंडिया में हमारा ये जो रिवर्स शोल्डर का नंबर है सबसे ज़्यादा है जी। और जब शोल्डर की जो एंड स्टेज कोई भी डिजीज हो, जैसे शोल्डर घिस गया है, खराब हो गया, डैमेज हो गया, रिप्लेस ही करना है, तो उसका फाइनल आंसर ये है कि रिप्लेसमेंट करना है। ये कोई पहले सर्जरी हुई है वो फेल हो गई है, सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो फाइनल आंसर यही है कि भाई शोल्डर को चेंज कर दिया जाए, और जब शोल्डर चेंज की बात आती है तो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। डॉक्टर प्रथमेश जैन साहब का तो सक्सेस रेशियो मैं 99 से 100 के बीच में काउंट करूंगा, लेकिन ये जो शोल्डर रिप्लेसमेंट की बात आती है, जो चीज़ बिल्कुल ही नई रिप्लेस कर दी गई है, उसका सक्सेस रेशियो कितना है? सो आमतौर पे जो इसकी सर्जिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिनी जाती है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की, जो हम ज्वाइन करते हैं, वो 15 से 20 वर्ष की गिनी जाती है जी। तो इसीलिए हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि 50 वर्ष से ऊपर हम इस प्रोसीजर को थोड़ा सेफली कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट की उम्र 50 वर्ष से कम है तो फिर भी हम सोचते हैं और पेशेंट को थोड़े दिन उसको डिले करने को बोलते हैं। सर वर्कआउट, जिम, इन लोगों की इंजरी आजकल बढ़ी है सर, क्योंकि अब लोगों का थोड़ा सा ऑब्सेशन है, कुछ भी मानो सर, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, तो जो मैदान में खेल के इंजरीज होती है उतनी मुझे लगता है अब जिम में भी इंजरीज होती है। सर क्या गलतियां करते हैं लोग? तो मैं आपको बस आज ही से शुरू करता हूँ। तो अभी भीलवाड़ा से एक पेशेंट आज ही हमारे पास है। भीलवाड़ा एक ऐसा बेल्ट है जहाँ कुश्ती रेसलिंग एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट है, और दो रेसलर दोनों भाई दोनों हमारे पास आए, दोनों के कंधे में दर्द है। डॉक्टर नरेश पुरवाल का आपने नाम सुना होगा, भीलवाड़ा में, उन्होंने हमारे पास भेजा। तो वो पेशेंट्स दोनों के दोनों जो पेशेंट्स थे उनको कंधे में दर्द है, हमने एग्जामिन किया। तो जिम अगर आप ज़्यादा कर रहे हो और रॉन्ग पोजीशन में टिपिकली अगर आप पुलअप्स पुशअप्स कर रहे हो या वेट्स ले रहे हो, तो कंधे के यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको क्लेविकल बोलते हैं, और क्लेविकल जो जॉइंट है जिसको एसी जॉइंट बोलते हैं वो खराब हो जाता है जी। तो उसके लिए हमको काफ़ी बार सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी। तो आज मॉर्निंग में मैं वो सर्जरी करके आ रहा हूँ, तो उनका हमको एक मम्फर्ट प्रोसीजर नाम की सर्जरी होती है। तो वो जो जॉइंट होता है उस जॉइंट का एक थोड़ा सा पोर्शन हमको निकाल देना पड़ता है, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ऐसी कई सारी इंजरीज जिम की वजह से होती हैं, कुश्ती प्लेयर्स में होती हैं। कंधा उतरने की तकलीफ खास तौर से बॉक्सर्स में काफ़ी होती है हमको, और उसमें हमको फिर दूरबीन से सर्जरी करके जो गद्दी फट जाती है उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कुश्ती में, बॉक्सिंग में, जिम गोवर्स में, हैवी वेट लिफ्ट करने वालों में काफ़ी मिलती है। राइट। तो शोल्डर इंजरीज स्पेसिफिकली बहुत कॉमन है। सर ये जो ऑर्थोस्कोपी सर्जरीज जो होती है, इनको जो परफॉर्म करते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट में, हिप रिप्लेसमेंट में ऐसा दावा किया जाता है कि भाई ऑपरेशन हुआ एंड द सेकेंड डे
यू विल स्टार्ट वॉकिंग एंड ऑल। बिल्कुल। इसमें क्या सो ये एक्चुअल में नी रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी में मैं जो अंतर मानूंगा ना कि नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही मोनोटोनस सर्जरी है। मोनोटोनस का मतलब कि अगर मैं 100 पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट करूंगा तो 100 की एक जैसी सर्जरी होती है। राइट। सबको हम दूसरे दिन चला देंगे, तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ा देंगे, ऐसा ही रहता है। ठीक बात है। यहाँ पे जो आर्थ्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही पेशेंट स्पेसिफिक प्रोसीजर रहता है। राइट। आपकी मैंने मेनिस्कस रिपेयर करी जी वो अलग होगी जी। और कोई और मरीज आया जी वो मेनिस्कस रिपेयर किया वो बिल्कुल अलग टाइप से करना होगा। उसकी जो मेनिस्कस रिपेयर के टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो उसके फॉर्मेशंस हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट्स की रिकवरी, पेशेंट्स का कितने टाइम वो नहीं चल पाएगा, कितने दिन पर उसको चला पाएंगे, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन ज़्यादा रहता है। तो पर हम आमतौर पर कह सकते हैं ग्रॉसली कि दूसरे दिन से लेके और 3 से 4 हफ्ते के दौरान हम पेशेंट को चला देते हैं। राइट सर। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स क्या सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं और कैसी रिकवरी रहेगी। और सर लेमैन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सीधा सवाल मेरा कि ऑर्थोस्कोपी मतलब बहुत ही माइनर छोटी सर्जरी से बड़ा काम हो जाना, ये समझूं मैं? यस बिल्कुल। मतलब ना कोई बड़ा कोई बिल्कुल। तो हमारी जो सर्जरीज हैं ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज हैं जी। तो इसमें पुरानी सर्जरीज जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के ऊपर एक टैबू लगा होता है जी, जी, कि बड़ी सर्जरीज है, चीर-फाड़ वाली सर्जरीज है, तो वो नहीं है। और हमारी जो सर्जिकल जो आपकी सर्जिकल इन्वेसिवनेस है वो काफ़ी कम है, छोटे इंसिजन्स हैं, फास्टर रिकवरी है, क्विकर रिटर्न टू वर्क है, लेस पेन है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसीलिए ये ट्रेडिशनल सर्जरी से इसको अलग भी बनाते हैं। यस, अलग भी है और नई भी है। नई तो भी पहले कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो लाइलाज थी। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंधे का लेब्रम फट गया, ये बैंकार्ड इंजरी हो गई, कंधा उतर गया, पहले कोई इलाज ही नहीं था जी। अब हम पेशेंट्स को डेफिनेटिव इलाज दे पाते हैं, डेफिनेटिव कमिटमेंट के साथ इलाज दे पाते हैं। हम पेशेंट्स को परसेंटेज बता पाते हैं कि भाई आपको 95% तक हम ठीक कर सकते हैं, 98% तक ठीक कर सकते हैं, इतनी रिकवरी आ जाएगी, इतना चांसेस है कि रिकरेंस हो जाएगा। और जो सक्सेस रेट्स है हमारी वो विद टाइम काफ़ी इंप्रूव हुई है विद दिस ऑल डेवलपमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो डेवलपमेंट और इनोवेशंस की बात कर रहा हूँ उससे जो हमारे सर्जिकल सक्सेस रेट्स हैं वो पहले के मुकाबले अब हम काफ़ी बेहतर दे पा रहे हैं। राइट सर। सर इसमें जो रिकवरी मोड होता है वो कितना फास्ट रैपिड होता है और किन केसेस में अच्छी रिकवरी आती है? स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत अच्छी रिकवरी आती है क्योंकि ये टोन्ड अप होते हैं, इनकी बॉडीज अच्छी होती है, इनके मसल जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। सो हमने देखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छी रिकवरी लेके जाते हैं। यस सर। आपकी मेंटल डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेडिकेटेड हो, आप पोस्ट ऑप रिहैब और फिजियोथेरेपी अच्छे से करने में सक्षम हो, आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का साथ मिल रहा है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अपने को एक फिजियोथेरेपिस्ट को हमारा एक पूरक मानता हूँ। अगर अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पेशेंट्स को मिल जाता है तो हमारी जो रिकवरी है वो और फास्ट हो जाती है। तो एक बहुत और इसीलिए फिजियोथेरेपी का जो रोल है बहुत स्पेशली इस हमारे फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। ऑर्थोपेडिक में तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंजरी में तो आजकल देयर इज अ स्पेशलिटी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए स्पेशलिटी आ गई है। यस सर। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आ गए हैं तो वो एक लेवल के ऊपर हमको जब परफॉर्मेंस देनी होती है तो उसमें स्पोर्ट्स फिजियो का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। सर क्या ऑर्थोस्कोपी जो है मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्यूचर ऑफ मतलब ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट बनेगा? Yes, it already is. It already is. सर जो ऐसी कोई किसी को इंजरी होती है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किस समय कंसल्ट करना है डॉक्टर से? देखो इंजरी होते ही नॉर्मली तो कोई भी पेशेंट होता है वो नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाता है। क्योंकि मुझे पता है मेरे केस में ये हुआ था कि मैं रप्चर ही हो गया तब पहुंचा आपके पास। एग्जैक्टली। मुझे अगर पहले इंपॉर्टेंस पता होती है उसकी तो वो रप्चर वाला केस नहीं होता। एक तो राइट पर्सन को कांटेक्ट करें, एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को या आर्थोस्कोपी सर्जन को संपर्क करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा एक जो मैं चीज़ मिस होती देखता हूँ टिपिकली हमारे मेवाड़ वाले बेल्ट में हम लोग MRI बहुत लेट कराते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। हाँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग MRI कराने में बहुत लेट है। अगर हम यही चीज़ को अगर मैं मेरा एक पेशेंट है जो अहमदाबाद से बिलोंग करता है और एक पेशेंट है जो उदयपुर से, सागवाड़ा से, भीलवाड़ा से या बांसवाड़ा से बिलोंग करता है, तो हमारा पेशेंट जो है वो डॉक्टर 3 बार बोलेगा ना तो फिर चौथी बार में MRI कराएगा। यहाँ पर हम एक बार में बोलते हैं तो पेशेंट हाथों हाथ करा के शाम को हमारे पास ले आता है। तो वो एक MRI करवाने का भी एक मेंटल ब्लॉक है जो मेरे ख्याल में निकलना चाहिए। तो अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक मैसेज अगर जनता को दे पाऊँ तो ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने MRI एडवाइस किया है तो उसमें डिले नहीं करें, क्योंकि MRI आपका एक डायग्नोसिस लेके आएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि आपको तकलीफ है या नहीं है। तो अगर आपको ये MRI को डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, कोई भी डॉक्टर हो, अगर आपको MRI एडवाइस किसी ने किया है तो उसको करवाने में देरी नहीं करें, उसको करवा लें। और अगर आपके घुटने में और कंधे में तकलीफ रह रही है, बनी हुई है और आपको परेशान हो रहा है, आपको तकलीफ या दर्द झेलना पड़ रहा है और दवाई रेगुलर लेनी पड़ रही है, तो दवाई लेने से अपेक्षा ये है कि आप उसका डायग्नोसिस को बनाओ कि चीज़ क्या है। तो एक MRI अगर आप कराओगे तो उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको मिल सकती है। सर स्पोर्ट्स में जब लिगामेंट इंजरी ट्रीट की जाती है तो वापस नॉर्मल
बैक टू स्पोर्ट्स हो जाता है यस आज की डेट में जो हमने रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करी, सर्जिकल एडवांसमेंट की बात करी, पोस्ट ऑप रिहैब की बात करी और स्पोर्ट्स फिजियो की बात करी, तो इसके द्वारा हम कई सारे पेशेंट्स को बैक टू स्पोर्ट्स ले जा पाते हैं। सो मैं रफली हमारा जो फिगर है वो करीबन 80 to 90% कहूँगा जो हमने ऑपरेट किए हैं वो अपने बैक टू प्री इंजरी लेवल पहुँच पाए हैं एथलीट्स। तो वो परसेंटेज मतलब करीबन 80 से 90% जो हमारी एथलीट्स हैं जिनका हम ऑपरेट करते हैं वो बैक टू या प्री इंजरी लेवल पे पहुँच पाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सर रिसेंटली ऋषभ पंत का जो केस हुआ था, बिल्कुल वो तो पूरा ही मुझे लगता है कि वो ऑर्थोस्कोपी का ही केस था। एब्सोल्युटली। और आज ही इज फिट और कोई फर्क नहीं लगता पहले की। एब्सोल्युटली वो ऑर्थोस्कोपी का केस था। एग्जैक्टली। और अच्छी फिजियोथेरेपी के साथ और अच्छी ऑर्थोस्कोपी सर्जरी के बाद में इज बैक। एब्सोल्युटली। तो डरना तो नहीं है। एब्सोल्युटली। वापस आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, वापस आप खेल कूद सकते हैं, सारी चीजें। अभी रिसेंटली आपने गोयल साहब की सुनी होंगे, उनके बेटे का। जी 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 बिल्कुल। हाँ समथिंग लाइक दैट। तो आई डिड दैट सर्जरी इन उदयपुर। हाँ हमें उदयपुर उन्होंने बुलाया था, उदयपुर में सर्जरी करके आए। ही इज बैक टू हिज स्पोर्ट्स। सो वेरी मेजर इंजरी। हाँ वेरी मेजर इंजरी। यस सर यस सर। सर मतलब ऐसी कभी होती है आपकी फिल्म में होती है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है यार, मतलब कि जिसमें बड़ी मेहनत करनी और घंटों लग गए, ऐसा? यस कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस आया? एक्चुअली यस एंड मतलब आई एम वेरी हम्बल टू से कि कॉम्प्लिकेशंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सर सो अगर हम 100 में से 99 पेशेंट में अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं तो कोई एक पेशेंट हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। टिपिकली हमारे फील्ड में वैस्कुलर इंजरी के पेशेंट्स आते हैं जो हमारे लिए एक नाइटमेयर होते हैं। तो मुझे याद है एक पेशेंट मेरे पास सागवाड़ा से रेफ़र हुआ। रात में 3 बजे मुझे फ़ोन आता है ऑर्थोपेडिक सर्जन का कि प्रथमेश, मेरा दोस्त वहाँ पे, प्रथमेश वो पेशेंट को संभाल लेना नहीं तो उसका पाँव नहीं बचेगा। 3 बजे पेशेंट रात में निकलता है सागवाड़ा से, 7-8 बजे हमारे पास आता है, 9 बजे ओटी में होता है। हम वैस्कुलर सर्जन को बुलाते हैं, सर्जरी 8 घंटे चलती है और हम शाम को वापस आते हैं। तभी हमारे मन में डाउटफुल ये मन में विचार था कि पाँव बचेगा नहीं बचेगा, पर टचवुड वो पेशेंट आज हंसता खेलता कूदता हो गया। सो 8 से 10 घंटे की सर्जरी टिपिकल वैस्कुलर इंजरीज के साथ हमको करने को मिलती हैं कभी कभी, और ये हमारे लिए नाइटमेयर सर्जरीज होती हैं। अब लोग जो सवाल पूछते हैं ना कि मतलब सर कि डॉक्टर को भगवान बोला जाता है सर, तो मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन गैप ही है। चीज़ें तो आज भी वही हैं, लेकिन ये जर्नीज़ किसको पता चलती है कि 8 घंटे डॉक्टर साहब जो है वो ओटी से निकल के आए हैं, इतनी मेहनत लगती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो ह्यूमैनिटी सर्व हो रही है, लेकिन वो गैप है कहीं ना कहीं। हाँ अब एक्चुअल में गैप इन द सेंस गैप होने के तो कमर्शियल बहुत सारा कुछ हो गया ना ऑब्वियसली। और पर मैं मानता हूँ कि एज और हमारी कोशिश भी रहती है कि इस गैप को जितना मिनिमाइज़ किया जा सके। एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट हम जितना दे पाएँ पेशेंट्स के लिए, मरीज़ के लिए, वो ज़रूरी है। कोई भी इनोवेशन है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, हम जो रिसेंट इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक कॉस्ट को आपको बढ़ाता है। परंतु हम कोशिश ये करते हैं, स्पेसिफिकली मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने लोगों के लिए, मेवाड़ के लोगों के लिए रहता ही हमेशा। तो मैं हमेशा, हमारे लोग आते हैं तो हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई भी मरीज़, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि पैसे की कमी के कारण मेरे पास से जाना नहीं चाहिए। ये मेरी फ़िलॉसफी है और ये फ़िलॉसफी मैंने अपने स्टाफ को और अपने टीम को ही बोल रखी है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो हम उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वंडरफुल सर, वंडरफुल। एंड दिस इज हाउ इट वर्क कि आप गिविंग बैक टू सोसाइटी वाले उस मंत्र पे काम करते हैं सर। सर रिहैब और फिजियोथेरेपी में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? लैक ऑफ कोरोस्पोंडेंस बिटवीन द सर्जन एंड द फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपका सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट में तारतम्य नहीं है तो वहाँ पे कई बार एरर्स होने का चांसेस होता है। तो मैं हमेशा अपनी एक टीम के रूप में काम करता हूँ। हमारी एक बड़ी फिजियोथेरेपी टीम है और जो भी हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं उनको हम अपनी टीम में और उनको अपने टीम का पार्ट बना के काम करते हैं। कई बार मैंने देखा है आज की डेट में, जो थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, कि फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट एक दूसरे को कम्पिटिटर मांग रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्स हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स। तो उनके बीच में जो एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन होना चाहिए और एक कंटिन्यूशन में या एक तारतम्य में काम होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सर आप जॉइंट प्रिजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। यस। तो जॉइंट प्रिजर्वेशन पे काम करते हुए क्या मैं ये समझूं कि नी रिप्लेसमेंट के केसेस बढ़ जाते हैं या शोल्डर रिप्लेस करने के वो कम हो जाएंगे सर? बिल्कुल। तो अब आपने देखा होगा कि मुझे भी बहुत दुख होता है कई बार कि 35 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है, 40 साल का आदमी है, उसका रिप्लेसमेंट हो गया। घुटना खराब नहीं था? घुटना खराब उतना नहीं था, हाँ, उसको बचाया जा सकता था सर। अब अभी रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो
आयुष्मान बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है जी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑन पेपर नोटिफिकेशन आया है कि 60 वर्ष से कम उम्र में जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा और सरकार उसको रीइंबर्स नहीं करेगी। अच्छा। ऑन पेपर जी। नोटिफिकेशन जी। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी जी जी। तो आज की डेट में जी। अगर किसी भी इंसान को जी। 60 वर्ष से कम उम्र में आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है आयुष्मान योजना में, तो नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर होना है तो आपको एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेसी उससे लेके जाना पड़ेगा, बहुत बड़े आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी तो होगा जी। नहीं तो नहीं होगा। क्यों? और वो इसलिए क्योंकि जो एपेक्स बॉडीज है जैसे कि एम्स है, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है कि 60 साल से अगर कम की उम्र में घुटने में डैमेज है तो उसको नी प्रिजर्वेशन सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है, उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। सो अधिकांश केसेस में जो कम उम्र में घुटने की तकलीफें हो रही हैं उनको आर्थ्रोस्कोपी की मदद से, मेनिस्कस रिपेयर्स की मदद से, रूट रिपेयर एक बहुत बड़ा चैप्टर है वो हमने मिस किया। तो घुटने की गद्दी होती है वो जहाँ अटैच होती है उसको रूट बोलते हैं, जो जैसे पेड़ की जड़ होती है जी जी जी। वहाँ पे जो गद्दी अटैच होती है वो रूट होती है, तो उसको रिपेयर अगर हम करते हैं, अलाइनमेंट को करेक्ट करने की सर्जरी जिसको एचटीओ बोलते हैं, और आधा घुटना बदलने की सर्जरी जिसको माइक्रोप्लास्टी बोलते हैं, ये सारे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जो नी रिप्लेसमेंट से पहले के। तो आज की डेट में मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं नी के, मैं करीबन 30% पेशेंट में ही रिप्लेसमेंट एडवाइस करता हूँ, और वो भी उम्र ज़्यादा, जिन पेशेंट्स की उम्र ज़्यादा है और एंड स्टेज डिजीज। अगर लास्ट स्टेज पर डिजीज आ गई तो फिर तो रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चारा होता ही नहीं। सर, जिसको मान लीजिए ये वीडियो अभी अपना पॉडकास्ट देखते हुए किसी को सजेस्ट हुआ कि तुम्हें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या उसे एक अच्छे ऑर्थोस्कोपिक सर्जन से मिलना चाहिए एक बार कंसल्ट के लिए? हाँ डेफिनेटली, कोई गैप फिगर आउट हो सकता है? इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो अगर पेशेंट की उम्र यंग है, कम उम्र है, जैसे मैं मानता हूँ कि 60 वर्ष से कम की उम्र है आपकी, ठीक बात है। 60 से ज़्यादा की उम्र है और रिप्लेसमेंट आपको एडवाइस हुआ है, घुटना खराब है, हड्डी से टकरा रही है, आप रिप्लेसमेंट करा लीजिए, ठीक बात है। परंतु अगर आपकी उम्र कम है, 60 वर्ष से कम उम्र है, और फिर आपको अगर रिप्लेसमेंट सजेस्ट हुआ है तो डेफिनेटली आपको सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। और यहाँ पे एक एमआरआई का गैप जो मैंने बताया बहुत बड़ा होता है, तो एमआरआई आपको अगर एडवाइस नहीं हो तो आप एमआरआई जरूर करा लें। एमआरआई में कई सारी ऐसी चीज़ें पिकअप हो जाती हैं जो हमारे रूटीन एक्सरसाइज में पिकअप नहीं होती। राइट सर। तो 60 के नीचे वाले जो उम्र के होते हैं उनमें तो हम कर ही सकते हैं, कई बार हम ज़्यादा में भी करते हैं, रिस्क भी ली जा सकती है और प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। और ये प्रिजर्वेशन करेंगे तो रिप्लेसमेंट को हम डिले कर देंगे, 15-20 साल हमको रिप्लेसमेंट की भी शायद जरूरत नहीं पड़े। राइट। और ये एजुकेशन ही मुझे लगता है लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि जिनको यही समझ में आता है कि यार घुटनों में दर्द है तो अब तो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेसमेंट करा लो। मतलब और कई बार तो हमें भी आश्चर्य होता है कि पेशेंट सीधे भर्ती आते हैं कि हमारा घुटना बदल दो। व्हाट इज योर मैसेज टू दी यंग डॉक्टर्स एंड जो आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर? आपकी बड़ी जनता है, 5 लाख से ज़्यादा लोग मुझे लगता है कि वहाँ फॉलो आपको करते हैं और आपके लेसन बड़े फेमस होते हैं इस फील्ड में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस यू हैव टू बी ट्रू टू योर पेशेंट्स। बहुत बड़ी जो मैं एक खामी देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया का एक प्रेशर पड़ गया है यंगस्टर्स पे। तो यंगस्टर्स पे जो आप कर रहे हो वही आप प्रेजेंट करो। एज अ डॉक्टर इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रेजेंट द साइंटिफिक फैक्ट्स, तो आप साइंटिफिक फैक्ट्स ही फोकस करो। सोशल मीडिया पे रील्स बनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जी, पर अगर अपनी रील्स बनाओ, एज अ डॉक्टर अपनी रील्स बनाओ, तो आपके रील्स में साइंस होनी चाहिए। वो रील्स जो है वो आप वायरल करने के लिए नहीं बना रहे हो, ये बात का ध्यान रखें। आप उसमें मैसेज दो, अपनी इन्फॉर्मेशन दो और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि हेल्थ केयर में आज भी मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन का, करेक्ट जो नॉलेज है उसका अभाव है। और आज की डेट में भी अगर कोई सपोजिटली मेनिस्कस रूट टेयर का ट्रीटमेंट पड़ेगा तो वो हल्दी, चंदन, वो सारे अगर आप मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो वो सारी जो चीज़ें हैं होममेड थेरेपीज वो आ जाती हैं जो उसके लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो योग्य नहीं है। तो एक सही इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप पेशेंट्स को दे रहे हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग जस्टिस टू सोसाइटी ऑल्सो, एंड दैट इज इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ योर मार्केटिंग। बट बेसिक आप अपना प्रिंसिपल ये रखो कि आप जो भी कंटेंट बनाओ, जो भी आप प्रेजेंट करो, दैट शुड बी साइंटिफिकली करेक्ट। राइट सर। सर एक लेमन सवाल है कि ये ऑर्थोस्कोपी जो सर्जरीज होती है वो महंगी होती है नॉर्मल सर्जरीज, ऐसा है? यस, उसका कारण ऐसा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट प्रोसीजर्स हैं। तो इसमें जो हमारे इम्प्लांट्स होते हैं, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, वो डेफिनेटली जो है वो आम सर्जरीज की तुलना में थोड़ी महंगी रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कई सारी इंडियन इम्प्लांट कंपनी, तो ये बहुत महंगी थी। तो जब मैं आया यहाँ पे 2008-2009 में, तो मैं कई सारे पेशेंट्स
तो सर्जिकल डर के कारण सर्जरी नहीं कराते थे। कई सारे पेशेंट्स इस कारण सर्जरी नहीं करा पाते थे कि इम्प्लांट इतना महंगा था। अब सेम चीज़ अगर इम्पोर्ट होकर आ रही है तो उसकी कॉस्टिंग तो आप समझ ही लो कितनी बढ़ जाएगी। अब आज डॉलर कितने का हो गया, 100 का डॉलर पहुंचने को आया है। और सेम चीज़ अगर इंडिया में सेम क्वालिटी के हम बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है, और जो सेम चीज़ आज यूरोप में यूज़ हो रही है, मतलब आपको ये सुन के बहुत वो होगा कि इंडिया का बना हुआ इम्प्लांट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आज इम्प्लांट अहमदाबाद में बन रहा है, दैट इम्प्लांट इज यूज मोर कॉमनली इन जर्मनी देन जर्मन मेड इम्प्लांट। वंडरफुल। उस तरह का इम्प्लांट अगर मैं आपको यूज़ करता हूँ तो हम सर्जिकल कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो फियर ऑफ इंडियन इम्प्लांट्स भी होना चाहिए। बीच में कई सारे पेशेंट हो गए कि जी हम तो इम्पोर्टेड ही लगवाएंगे, मैं तो इंडिया वाला नहीं लगवाऊँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में कई सारे तो चीज़ों में, कई सारे प्रोडक्ट्स में मैं मानता हूँ कि इंडियन प्रोडक्ट्स आर बेटर देन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। और ये एक ऐसा मीन्स है जिसके द्वारा हम जो सर्जिकल कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी कर्टेल कर पाएँ, काफ़ी कम कर पाएँ पेशेंट्स के लिए, टू मेक इट मोर अफोर्डेबल टू मासेस। राइट सर। सर ये जो अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जितनी भी, चाहे वो आयुष्मान हो या वो, तो इसमें सब कुछ कवर हो सकता है? मतलब अगर मैं ऑर्थोस्कोपी की बड़ी सर्जरी के लिए काफ़ी लिमिट्स हैं। और एक्चुअल में अगर हम बात करें तो अभी हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आर्थोस्कोपी के लिए पूरी तरह गियर्ड अप नहीं है एट प्रेजेंट। सो अभी जो आयुष्मान योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, यहाँ पर राजस्थान में RGHS पॉलिसी है, ये अभी तक नी रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने पूरा कवरेज दिया है। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में ऑलमोस्ट पूरा कवरेज देती हैं, परंतु जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा जो आर्थोस्कोपिक सर्जरीज है उसमें इतने ज़्यादा एडवांसमेंट हो गए हैं कि वो पूरे स्पेक्ट्रम को वो अभी एट प्रेजेंट, अभी आज की डेट में बात करूँगा कि अप्रैल 2026 की मैं बात करूँगा, क्योंकि पॉडकास्ट तो लोग आगे भी देख सकते हैं। तो अभी की डेट में मैं कहूँगा कि वो पूरी तरह से आर्थोस्कोपिक सर्जरीज और नई जो टेक्निक्स हैं, नए जो न्यूएंसेस हैं हमारे, उसको कवर नहीं कर रही है। करना चाहिए और मुझे लगता है ये तो समय के साथ होना ही है, भी ये कोशिश रही। 100% होगा। समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, गवर्नमेंट की भी एक्सेसिबिलिटी आती है। आज की डेट में नहीं है, पर हम वी आर वेरी होपफुल के भविष्य में रहे। सर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में AI का कितना रोल है सर? बहुत। तो अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है। सो आपको जानकर खुशी होगी कि हम यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं आर्थोस्कोपी की, जिसमें करीब 300 से 400 जो है पूरे भारत से डेलीगेट्स आते हैं। और ऐसा ही हम एक AI स्पेसिफिक बेस्ड इन ऑर्थोपेडिक्स की कॉन्फ्रेंस अभी नेक्स्ट 17 तारीख को करवा रहे हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, नई चीज़ें और नई डेवलपमेंट्स वहाँ पर भी काफ़ी हैं, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर इट। जी सर। क्या फ्यूचर है सर? मतलब इन फ्यूचर में क्या वंडर्स देखने को मिलेंगे? प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजर्स कैन बी डन। सो पहले हम प्रोसीजर क्या होता है, हम OT में जाएंगे, उसके बाद प्लानिंग होती है। राइट। तो एक जो नई चीज़ इस पर हम काम कर रहे हैं वो पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो हमने बात की अभी आपसे कि रिवर्स शोल्डर सर्जरी होती है, तो पहले हम खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे, देखने के बाद लगाएंगे। राइट। यहाँ पे हमें एक मॉडल ही मिल जाएगा पेशेंट का। पेशेंट का जैसा ही शोल्डर मुझे मिल जाएगा अपने घर पे। मैं रात में बैठ के सर्जरी पूरी प्लान कर लूंगा और खोल के देखूंगा तो बुक पिक्चर जो है वो निकलेगा अंदर। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। तो ये अभी इसको हम 3D प्रिंटिंग बोल रहे हैं। ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं और इसके ऊपर एडवांसमेंट काफ़ी आ रहा है। एडवांस में ऑलरेडी हो रहा है, ये हो रहा है, हमने स्टार्ट किया है और बढ़ेगा। और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स बन रहे हैं, मतलब आपके लिए, आपकी साइज के अनुरूप। कई बार एक कोई ऐसा आदमी है 3 फुट का बौना आदमी है, अब आम इम्प्लांट तो फिट होगा ही नहीं उसमें 3 फुट के आदमी में। 3 फुट का बौना आदमी इस सर्कस में काम करता है, वो आ गया हमारे पास, उसका साइज का इम्प्लांट तो मिलेगा नहीं। कोई भी हम लगाएंगे उसको बड़ा ही पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेसिफिक इम्प्लांट बन जाएगा उसकी साइज का। क्या बात है। तो 3D प्रिंटर आता है जो टाइटेनियम और मेटल पे काम करता है, वो उसकी साइज का इम्प्लांट हमको उसके लिए स्पेसिफिक बना के दे देगा। तो वो एक AI का बहुत बड़ा यूज है जो हम अभी रिसेंटली कर रहे हैं। सर, और मुझे लगता है कि आपकी इतनी जो रिसर्च और जो इनोवेशन के प्रति जो भूख है आपकी, वो काम आने वाली, काम आती यस सर। जो एस्पायरिंग लोग बाग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और इस फील्ड में अपना भविष्य देखते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जैसा आपने कहा दोनों पूरक हैं, उनके लिए गुरु मंत्र क्या है जो डॉक्टर प्रथमेश जैन को भी डॉक्टर प्रथमेश जैन बना? आपकी पेशेंट्स के प्रति कमिटमेंट, टेक्नोलॉजी के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है, कई सर्जन्स भी मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स में देखा है, एक उन्होंने टेक्निक कर ली, एक चीज़ कर ली और उसके प्रति फिर वो ब्लाइंड फोल्ड उसको फॉलो करते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आप हमेशा अपने वर्क को 19 से 20 करने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है कि मैं एक टेक्निक से ACL सर्जरी बहुत अच्छी कर रहा हूँ, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे थे। फिर जब हमने उनको फाइनली वो किया तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उसको भी फिर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो एज अ फेलोशिप डायरेक्टर आई एम अ स्टूडेंट एवरी डे।
So I try to improve my procedure जी। by every day. So that is small improvement that you can generate every day. नहीं सर, एक सर जो कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा पूछा गया सवाल है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जो जिम ट्रेनर्स और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की साइलेंट जो राइवलरी होती है ना, वो क्या है? होनी नहीं चाहिए। मैं आपको वही तो कहा था कि ये पूरक है। हाँ, मैं मानता हूँ जिम कि ट्रेनर बोलता हम कर देंगे सर। नहीं, तो जिम ट्रेनर तो हमारे पूरक है। मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि जिम ट्रेनर्स आर मेरे लिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा जो जिम ट्रेनर्स के लिए वो मैं हूँ, क्योंकि मैं पेशेंट को उनके लेवल तक लाके दे दूंगा जो लेवल वो फिर स्पोर्ट्स के लिए पहुंचा सकते हैं। राइट, क्योंकि हम एक बेसिक स्टार्ट पेशेंट को दे सकते हैं और जो फाइन पेशेंट को टच देने का काम है वो जिम ट्रेनर्स दे सकते हैं। तो मैं तो उनको बहुत बड़ा अपना एक एसेट मानता हूँ और अपना पूरा सप्लीमेंट मानता हूँ। So I work in cooperation with all the gym trainers. Right, sir. I am, but वहाँ पे मैं उनसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनको अपनी लिमिट्स का एहसास होना चाहिए। Actually. उनको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ यहाँ तक मेरा है, यहाँ से ऊपर गया तो फिर मेरे से नहीं होगा, तो मैं उसको सही जगह भेज। सर उसके लिए तो आपको नहीं, पर वो आपको वो पता पड़ जाता है। इतना आप अगर जिम ट्रेनर हो, आप इतने टाइम से हो, तो आपको पता पड़ जाना चाहिए कि यहाँ तक मेरा सब्जेक्ट है, इससे ऊपर है तो डेफिनेटली कुछ इंजरी लग रही है, तो मैं उसको बोल दूँ कि डॉक्टर को दिखा ले। वहाँ पुश करने की फिर एग्जैक्टली वो आपका पुश करना मुझे लगता है आपके लिए आपका ईगो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन किसी के लिए तो नुकसानदायक हो सकती है सर। उदयपुर मिस करते हो सर आप? बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट आप मानो कि हर हफ्ते मेरे मन में एक ख्याल आता है कि उदयपुर जाऊं, और बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। यस, बहुत ज़्यादा मिस। अच्छा, उदयपुर में जैसा भी गर्मी पड़ रही है तो ना आपके घर में एक कोना होता है जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। बिल्कुल। उदयपुर में गर्मियाँ निकाली आपने, ठीक है, तो कौन सा उदयपुर का कोना है जो सबसे ठंडा लगता था कि यार वटा चाला ना, वटा बैठांगा ना, वटा चाय पीवांगा, जो भी है? फतेह सागर की पाल। यस। और ऊपर स्टैचू मोती मगरी। यस, मोती मगरी। तो हमको तो कभी भी लगता था, हम बचपन में जब छोटे थे तो हमारे नाना जी होते थे और नाना जी हमें वो सीधे मोती मगरी ऊपर ले जाते थे। तो स्टैचू बैठ के पूरे उदयपुर का व्यू लेने का, और वहाँ पे फिर थोड़ा नाश्ता वास्ता करके हम आ जाते थे। तो वो एक चीज़ है जो हम मिस करते हैं डेफिनेटली। अभी जैसे कभी भी मौका मिलता है, जो आप उदयपुर में जाते हो, तो कहाँ घूमना ज़्यादा पसंद करते हो कि यार नहीं हमारे लिए ना एक बार, मतलब अभी मेरे बच्चे हैं दोनों, तो उनको मैं फतेह सागर का जो राउंड लगाना हो तो कंपलसरी है ही है। वो तो उदयपुर गए, हाँ रिचुअल है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उदयपुर गए हो तो एक बार फतेह सागर का राउंड तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। और फिर हम कोशिश करते हैं कि जितना एरिया कवर हो जाए घुमा दें उनको, वो रहता है। बिल्कुल। राइट सर। सर मुझे लगता है कि मैंने वो सारे तमाम सवाल पूछने की कोशिश करी जो नी और शोल्डर सर्जरी से जुड़े हुए हैं। डाउट्स और मिथ्स को हमने ब्रेक करने की कोशिश की। एंड वंस अगेन अ लॉट थैंक यू कि आप जो है वो राजस्थान वासियों के लिए इतना प्यार, इतना स्नेह रखते हैं। तो डेफिनेटली से मैंने आपको कहा कि मेरा एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है अपने सभी पेशेंट्स के प्रति जी, और हम उसको जितना भी हमारी तरफ से हेल्प करने की कोशिश होती है वो डेफिनेटली करते हैं और करके देते हैं। वो दैट गोज विदाउट सेइंग, वो रहता ही है। नी शोल्डर से जुड़ी तमाम इंजरीज के लिए डॉक्टर प्रथमेश जैन से मिलना हो, मुझे संपर्क करना हो फिजिकली और ऑनलाइन भी, तो क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं? मतलब वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सअप, और हमारे नंबर्स हैं जो गूगल्स पे भी अवेलेबल हैं। अगर हमारा आप यूट्यूब चैनल देखना चाहें तो एडवांस हॉस्पिटल्स करके यूट्यूब चैनल है, इसकी बहुत अच्छी व्यूवरशिप है। वी हैव 2 हॉस्पिटल्स इन अहमदाबाद, एक एडवांस हॉस्पिटल जो पकवान पे, एक शीलज पे है। एज अ कंसल्टेंट आर्थोस्कोपी सर्जन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्थोस्कोपी, आई एम अटैच्ड टू सिम्स हॉस्पिटल, मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम हमारा सारा हाई रिस्क वर्क और मेडिक्लेम वर्क, तो कई सारे पेशेंट होते हैं जिनको मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है, तो वो सारे पेशेंट्स हम मैरिंगो सिम्स में करते हैं। तो मॉर्निंग का स्लॉट मेरा यूजुअली मैरिंगो सिम्स में रहता है। मॉर्निंग में हम 4-5 सर्जरी यूजुअली सिम्स में करते हैं, और फिर पूरे दिन मतलब 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक मैं एडवांस हॉस्पिटल पकवान पे बैठता हूँ, और वहाँ पे फिर सर्जरीज भी रहती है हमारी। तो वो वहाँ पर इन दोनों ब्रांच, मतलब एडवांस हॉस्पिटल पकवान पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर कोई पेशेंट्स ऑनलाइन रिव्यू चाहता है तो भी वी आर वेरी ओपन टू इट, तो वो नीचे दिए गए नंबर पे अपना जो MRI वो दे देंगे, पुटिंग द नंबर्स ऑन स्क्रीन। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी MRI रिपोर्ट्स हमको भेजते हैं उन नंबर्स पे, तो हम आपको एक ग्रॉस आइडिया दे सकते हैं कि आपके केस में क्या करने की आवश्यकता है। ऑब्वियसली वो एक ग्रॉस आइडिया रहेगा, क्योंकि पेशेंट देखने पे हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, पर एक ग्रॉस आइडिया हम आपको आपके MRI रिपोर्ट के ऊपर दे सकते हैं अगर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम करते हैं, बट दैट इज इट। बट वॉट एवर इट इज़, वी विल बी अप्रोचेबल, एंड आई प्रॉमिस फ्रॉम आपके यहाँ पॉडकास्ट से कि जो भी हमारे मेवाड़ के पेशेंट्स रहेंगे, उदयपुर संभाग के पेशेंट रहेंगे,
they will be entertained in best possible of ways that we can do. Typically, RJ Suri, I'm really to you to have this podcast, and really speaking, I've been to many of the podcasts. जी because being in this social media side, running a YouTube channel, yes. मैंने कई सारे podcast किए हैं, but आपका जो लहजा है, आपकी जो तकनीक है podcast लेने की और एक जो लीग से हटके है, so I am really impressed and will be keeping in touch. Thank you, sir. Thank you so much. पॉडकास्ट जो है और आप डॉक्टर्स को लेके आए, जी. जो जनता है उसको सही इन्फॉर्मेशन दें. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आज की डेट पे सोशल मीडिया पे भ्रमित पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन कम पहुंच रही है. तो इट्स रियली अ नोबल कॉज फ्रॉम योर साइड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम और ऑलवेज प्राउड ऑफ यू सर. प्लेजर. एंड मेरा तो एक पर्सनल साइड हमेशा वो आपके साथ जुड़ा हुआ है कि मैं खड़ा हूँ तो डॉक्टर प्रथमेश जैन है पीछे, जिन्होंने मुझे मेरे मेनिस्कस को बचाकर मुझे खड़ा रखा, और ऐसी हज़ारों लाखों सर्जरियाँ जो हैं वो आपने की और आगे भी आप करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.